केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चलेगा, डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट थोड़ा सा टिपिकल पार्ट होगा क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व होगी, पीरियोडिक टेबल भी इन्वॉल्व होगा, केमिकल बॉन्डिंग के आगे के कंसेप्ट भी यूज होंगे, तो ये कन्फ्यूजन पैदा करेगा। तो इसको सही सीखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बातें पहले सीखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हमारे पास एक टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग में, आगे पढ़ाएंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो टॉपिक तो नहीं सिखाया जा सकता, कुछ जनरल बातें सीखते हैं। अगर कोई एटम, जैसे एक सेंट्रल एटम है C और उसके सराउंडिंग एटम है सराउंडिंग एटम 1, और ये सराउंडिंग एटम 1 हो गया और ये सराउंडिंग एटम 2 हो गया। आपके पास दो सराउंडिंग एटम प्रेजेंट हैं, 1 और 2। अगर किसी एटम के दोनों तरफ, चारों तरफ कह सकते हो, अगर दो सराउंडिंग एटम है, 2 सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम 2, सराउंडिंग एटम अगर 2 है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ते हैं sp। ये हम आगे समझाएंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, अभी केवल जनरल समझो। दो होते हैं तो sp पढ़ते हैं, एक s का और एक p का, तो 2 हो गए, एक s एक p, 2 हो गए तो 2 हो गया sp। इसका जो डायग्राम है वो हमको समझना है, अच्छी तरह समझना। इसके शेप को हम कहते हैं, शेप का नाम है लीनियर। इसकी शेप हम मानते हैं लीनियर और उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। ये सेंट्रल एटम रखो, ये सराउंडिंग एटम 1 और ये सराउंडिंग एटम 2, आपको ऐसे रखना होगा इसी फॉर्म में, और इनके बीच का ये एंगल 180 डिग्री, एंगल भी ध्यान रखना होगा। क्या नाम दिया शेप का हमने? लीनियर। डायपोल मूवमेंट सीखने से पहले हमें ये बातें सीखनी होंगी। मान लो किसी सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, 3 सराउंडिंग एटम है। जब 3 सराउंडिंग एटम होंगे तो कुछ इसका इस तरह से रिप्रेजेंटेशन रखना है। तो ये S1, S2 और ये S3, इस तरह का अरेंजमेंट रखना होगा। ये नहीं कि कुछ भी बना डालो कि चलो ऐसे बना देते हैं, ऐसे 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 नहीं, कुछ भी नहीं बनाना। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही एटम अरेंज करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं डिटेल बढ़ाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन तब बताएंगे। अभी डायपोल मूवमेंट सिखाने के लिए एक जनरल आइडिया दे रहा हूं। तो सराउंडिंग एटम हो गए आपके 3, ओके, और इसकी हाइब्रिडेशन हम बोलेंगे sp2, 2p के 1s का, 2p के 1s का, 3 हो गए। और इसकी शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर। शेप का नाम ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं। शेप बोलते हैं हम, नाम लर्न होना चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर। और इसकी शेप ऐसे दिखाएंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे, इस तरह से एक ट्राइंगल बनाना है आपको। यहां लिखोगे C, इस तरह से आप दिखाओगे, ये S1, ये S2 और ये S3। इस सेंट्रल एटम का इन दोनों के साथ, या S1 S2 के साथ, या S2 ये S3 है, S3 के साथ कोई सा भी एंगल देखोगे तो ये एंगल होता है 120 डिग्री का, 120 डिग्री का होगा, ओके। अगर कार्बन के मतलब सेंट्रल एटम के चारों तरफ 4 एटम सराउंडिंग में हैं, 4 एटम सराउंडिंग में है, सराउंडिंग एटम 1, सराउंडिंग एटम 2, सराउंडिंग एटम 3 और सराउंडिंग एटम 4। तो सराउंडिंग एटम है आपके पास 4, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 और इसकी शेप का नाम होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, जो टेट्राहेड्रल शेप होगी उसे कैसे बनाएंगे? देखो, टेट्राहेड्रल शेप बनाने के लिए अगर आती है तो वो लगभग कुछ ऐसी ही होगी। अब बनाने की कोशिश करता हूं, अगर बन जाए, जगह हो, यहां लिख देता हूं sp3 शेप, हाइब्रिडेशन का नाम। और एक ट्रायंगल इस तरह से बना हुआ और एक ट्रायंगल उसके नीचे। सेंट्रल एटम यहां रखो, सराउंडिंग एटम S1, सराउंडिंग एटम S2, सराउंडिंग एटम S3 और सराउंडिंग एटम S4। इस तरह से रखना है आपको डायग्राम, और इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। और इसके बीच का जो एंगल है, ये जो एंगल है
वो 109.5 डिग्री का आता है, 109.5 डिग्री। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 sp3 ही होते हैं या और भी होते हैं? और भी होते हैं, हमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं बतानी है, एक जनरल आइडिया दे रहा हूं मैं शेप का। अच्छा, अब एक टॉपिक ये इन्वॉल्व होगा डाइपोल मूवमेंट में, एक और टॉपिक इन्वॉल्व होगा वो है पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो चेक करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट को, फिर पढ़ेंगे हम डिटेल में डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें एक और कंसेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। चलो ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट क्या होगा उसको सीखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, अब पहले पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। न्यूक्लियस के द्वारा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के द्वारा अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, ये बात हमको पता है। ओके, अब हम बात करते हैं पीरियड में क्या होगा। इन पीरियड में आप ऐसे चलोगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो आप एक पर्टिकुलर पीरियड को लर्न कर लो, मान लो सेकंड पीरियड लर्न कर लिया एक, तो आपने लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन 5, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 और फ्लोरीन 9। पीरियड में आ गए यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम की, उससे ज़्यादा बोरॉन, उससे ज़्यादा कार्बन, फिर नाइट्रोजन, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन। थर्ड पीरियड की अगर हम बात करें, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17। पीरियड में आगे यहाँ पर बढ़ेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये लगातार बढ़ रही है, ये लर्न होना चाहिए। ये तो हो गया पीरियड की बात, ये दोनों हमने पढ़ लिए पीरियड में। अब हम बात करते हैं इस तरह से, फ्लोरीन और क्लोरीन में कंपेयरिंग करनी हो, ऑक्सीजन और सल्फर में कंपेयरिंग करनी हो तो क्या होगा। ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप में नीचे जाने पर, जब आप ग्रुप में नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। जैसे हमने 15 ग्रुप की बात की जिसमें आता है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, तो नीचे आने पर डिक्रीज होगी। 16 ग्रुप की बात करी, ऑक्सीजन और सल्फर, डिक्रीज होगी। 17 ग्रुप की बात करी, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ग्रुप में नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ये दो कंसेप्ट के बेस पर डाइपोल मूवमेंट सिखाया जाएगा। अब बात आती है डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल क्या होता है और डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। मान लो हमारे पास दो चार्ज हैं, चार्ज Q1 और चार्ज Q2, दो चार्ज है, एक Q1 और एक Q2। ओके, और एक पोल मैंने इसको बोला और एक पोल मैंने इसको बोला, तो दो पोल हो गए, इसे बोलते हैं डाइपोल। टू पोल मतलब डाइपोल, और ये कुछ डिस्टेंस r पर दोनों चार्ज रखे हैं। तो डाइपोल मूवमेंट म्यू के लिए फॉर्मूला है चार्ज Q और उनके बीच का सेपरेशन r। तो म्यू इज इक्वल टू चार्ज इंटू उनके बीच का डिस्टेंस। एसआई यूनिट डाइपोल मूवमेंट की, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर। सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस में कूलाम को लिखते हैं ESU और इसको लिखते हैं सेंटीमीटर, ESU इंटू सेंटीमीटर। ध्यान रखना 10 की पावर माइनस के 18 ESU सेंटीमीटर को हम
एक और नाम दे रहे हैं वो है डिवाई। डिवाई भी यूनिट है डायपोल मूवमेंट के। ये चार्ज के बेस पे बताया, समझ में आया हमको। एक क्वेश्चन समझाता हूं इस पर, ये पहले भी बता चुका हूं मैं पीरियोडिक टेबल में, एक बार और समझते हैं। मान लो Q चार्ज से Q2 चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो हमको गिवन है और वो वैल्यू है 2 × 10⁻⁻8, 2 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर गिवन है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ESU में निकालना, ये होता है 4.8 10⁻⁻10 ESU, ये लर्न होना चाहिए। ओके, अब हमारे पास फॉर्मूला है डायपोल मूवमेंट म्यू इक्वल टू Q × R। तो म्यू इक्वल टू Q की वैल्यू 4.8 10⁻⁻10 और R सेंटीमीटर में 2 × 10⁻⁻8। इसका इसमें इंटू करो, 4.8 × 2 ये आएगा 9.6 और 10⁻⁻18 और यूनिट हो गई ESU सेंटीमीटर। अब देखो इतनी कंडीशन को 10⁻18 ESU सेंटीमीटर को डिवाइड कहता हूं, तो म्यू बराबर 9.6 डिवाइड कह सकता हूं। आया समझ में, 9.6 डिवाइड। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट, देखो चार्ज जब लोगे आप, क्या लोगे, चार्ज। तो चार्ज बॉडी जब हम लेते हैं तो ये हो जाता है फिजिक्स में। फिजिक्स में हम चार्ज बॉडी लेते हैं, मान लो एक है प्लस चार्ज बॉडी और एक है माइनस चार्ज बॉडी, और अब हम पूछते हैं चार्ज देकर, चार्ज बॉडी देकर कि डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो डायपोल मूवमेंट होता है चार्ज बॉडी में माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ डायरेक्शन दिखाते हैं हम। ये माइनस बॉडी है, ये प्लस बॉडी है और ये चार्ज की डायरेक्ट, इसकी डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ। जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें चार्ज नहीं होते, उसमें आयंस होते हैं। जैसे हमने आयंस लिया NaCl, NaCl, तो ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन, दिस इज नॉट चार्ज, ये आयंस हैं। ये क्या है, आयंस हैं। तो आयंस वर्ड लगाते हैं केमिस्ट्री में। और यहां की जो डायरेक्शन होती है डायपोल मूवमेंट की, वो प्लस माइनस पर डिपेंड नहीं करती। प्लस माइनस चार्ज नहीं है, ये आयंस हैं। यहां डिपेंड करती है डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू पर। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है कम से ज्यादा की तरफ, लो टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बच्चा यहां कंफ्यूज हो गया, वो पूछता है टीचर से कि सर यहां माइनस से प्लस है और यहां प्लस से माइनस है, तो ये गलत वर्ड बोल रहा है वो। चार्ज में बोलेंगे माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ, बिल्कुल सही है डायरेक्शन। केमिस्ट्री में चार्ज वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम यहां यूज करेंगे आयंस, और हम कहेंगे लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ओर। यहां चार्ज वर्ड यूज नहीं होगा। तो डायरेक्शन सर उल्टी है, उल्टी नहीं है, आपने गलत सोच रखा है। यहां हम चार्ज वर्ड यूज ही नहीं करते। लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ डायरेक्शन होती है। अब बात आती है लॉन पेयर। लॉन पेयर समझते हो, जैसे मैंने अमोनिया का डायग्राम बनाया, तो यहां 2 की बॉन्डिंग हो गई, यहां 2 की बॉन्डिंग हो गई, यहां 2 की बॉन्डिंग हो गई और 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो इनको बोलते हैं लॉन पेयर। बताया था मैंने, इनको बोलते हैं लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन का कोई इफेक्ट होगा डायपोल मूवमेंट पर या नहीं? तो उसके 2 केस हैं। पहला, अगर आपके पास प्योर ऑर्बिटल है, कैसा ऑर्बिटल है? प्योर। अगर आपके पास प्योर ऑर्बिटल है तो इस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन का कोई इफेक्ट नहीं होता, नॉट इफेक्ट।
डायपोल मूवमेंट पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर आप हाइब्रिड बना के बैठे हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड, sp3 हाइब्रिड, इस तरह से बना के बैठे हो तो लॉन पेयर का इफेक्ट होगा। लॉन पेयर का इफेक्ट डायपोल मूवमेंट पर 101% होगा। अब वो कैसे होगा वो हमको डिटेल में सीखना है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, डायपोल मूवमेंट कैसे निकालें, ढंग से समझना। आप मान लो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं डायपोल मूवमेंट कितना होगा। हमारे पास है BeS2, BeS2। तो सबसे पहले यहां हम बॉन्डिंग करेंगे, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 कॉन्फिगरेशन किया तो 4 का कॉन्फिगरेशन हुआ 2 × 2, 2 and 2, 2 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट में, और हाइड्रोजन में तो सबको पता ही है एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमने यहां एक एक इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग करने के बताया था आपको, एक एक की बॉन्डिंग हो गई। अब बताओ बेरिलियम के सराउंडिंग एटम कितने हैं, तो आप कहोगे सराउंडिंग एटम है 2, एक ये है एक ये है। तो कौन सी हाइब्रिडेशन हुई, sp हाइब्रिडेशन। sp हाइब्रिडेशन में क्या करते हैं, एक एटम यहां सेंट्रल एटम हो गया B सेंट्रल एटम, तो एक सराउंडिंग एटम इधर लिखोगे और एक सराउंडिंग एटम इधर लिखोगे। ओके, अब हम चेक करते हैं हाइड्रोजन और बेरिलियम में। यहां हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4। पीरियड में आगे जाओगे, पीरियड में आगे जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। किसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होगी, बेरिलियम की। तो हम कहेंगे बेरिलियम की ज्यादा है। तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, इसका डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी ऐसे, कम से ज्यादा की तरफ, और इधर होगी कम से ज्यादा की तरफ ऐसे। तो एक तीर इधर से आया, एक तीर इधर से आया, ये दोनों तीर इधर ऐसे आ रहे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, तो डायपोल मूवमेंट 0। ध्यान रखना जब किसी का डायपोल मूवमेंट 0 हो तो उसे बोलते हैं नॉन पोलर कंपाउंड। नॉन पोलर बताया था मैंने, नॉन पोलर कंपाउंड। तो ये हो गया BeS2 का डायपोल मूवमेंट 0। अब मान लो मेरे पास एग्जाम्पल है BeF2, ठीक है। तो बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन है, और इधर एटम रखा फ्लोरीन का, फ्लोरीन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक एक की बॉन्डिंग कर दी हमने, यहाँ एक बॉन्डिंग यहाँ कर दी, एक बॉन्डिंग यहाँ कर दी। ओके, तो कितने सराउंडिंग एटम है, एक फ्लोरीन इधर, 2 सराउंडिंग एटम है, हाइब्रिडाइजेशन sp थे। कैसे लिखोगे, एक बेरिलियम इधर, एक फ्लोरीन इधर और एक फ्लोरीन इधर। अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है आपका 4 और फ्लोरीन का 7 9, और पीरियड में आ गए यहाँ पर इलेक्ट्रोनिटी बढ़ेगी, तो किसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होगी, फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनिटी हाई है, तो बेरिलियम से डायपोल मूवमेंट फ्लोरीन की तरफ, और इधर भी बेरिलियम से फ्लोरीन की तरफ। दोनों जब अपोजिट होते हैं, ऐसे अपोजिट हो या ऐसे अपोजिट हो, तो ये कैंसिल हो जाते हैं, तो μ = 0। तो ये भी कैसा हो गया, नॉन पोलर। कैसा हो गया, नॉन पोलर। अब हम बात करते हैं और एग्जाम्पल, जैसे CO2, CO2 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। तो यहां हम बॉन्डिंग बना के चेक करते हैं क्या स्ट्रक्चर बनेगा। तो 2 की बॉन्डिंग यहां कर दी हमने और 2 की बॉन्डिंग यहां कर दी, कंप्लीट हो गया। तो मैंने पूछा सराउंडिंग एटम कितने हैं, तो आप कहोगे 1 और 1 2, तो हाइब्रिडेशन हो गया sp। sp हाइब्रिडेशन है तो इसका अरेंजमेंट ऐसे ही लिखा जाएगा, एक ऑक्सीजन इधर लिखी जाएगी, एक ऑक्सीजन इधर लिखी जाएगी, sp हाइब्रिडेशन, लीनियर शेप, ठीक है। अब डायपोल मूवमेंट की बात करते हैं, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन। तो मैंने बताया था कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और 8 ऑक्सीजन। पीरियड में आगे जाओगे तो इलेक्ट्रोनिटी इंक्रीज होगी, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है,
तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हो गई ऑक्सीजन की तरफ, ऐसे कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो डायपोल मूवमेंट जीरो, नॉन पोलर। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं CS2। CS2 का डायग्राम देखते हैं, ध्यान सुनना। CS2 कार्बन 2 सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 2 8 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे सल्फर में, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। तो सेम कहानी लग रही है, 2 की बॉन्डिंग मैंने यहाँ कर दी है और 2 की बॉन्डिंग मैंने यहाँ कर दी है। सराउंडिंग एटम कितने हैं, 1 को 1 2, 2 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन sp, तो सेम डायग्राम बनेगा, C डबल बॉन्ड S और इधर डबल बॉन्ड S, ठीक है। ध्यान रखना, कार्बन और सल्फर, कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन का भैया है सल्फर, ऑक्सीजन की ग्रुप में आता है, तो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ऑक्सीजन की, सल्फर की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, सल्फर की, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। अब कार्बन से सल्फर की तरफ, कार्बन से सल्फर की तरफ, डायपोल मोमेंट कितना हो गया, जीरो। अगर मैं एग्जाम्पल थोड़ा चेंज करूं और कंपेयरिंग कराऊं, और मैंने एग्जाम्पल ले लिया आपका C, इधर ऐसे ही रखा और इधर कर दिया O, ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में चेक करें तो कार्बन से ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर की, तो कार्बन से सल्फर की तरफ, कार्बन से ज़्यादा होगी ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की ज़्यादा हो गई। अब प्रॉब्लम ये, दोनों आइटम सेम नहीं है, ऑक्सीजन और सल्फर में ग्रुप में नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, किसकी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके कंपेयरिंग में ज़्यादा है, इसके कंपेयरिंग में ज़्यादा है, तो इसमें डबल तीर लगा देंगे हम, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तीर से दिखा दी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की ज़्यादा, तो 2 तीर से दिखा दी। अब देखो, इधर 1 तीर है, इधर 2 तीर है, तो क्या ये कैंसिल होंगे, नहीं होंगे, तो डायपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये कहलाएगा पोलर, क्या कहलाएगा, पोलर कंपाउंड। समझ में आया होगा आपको। अब हम बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल चेक करते हैं। हमारे पास है CH4, क्या है, CH4, कार्बन का एक एटम, हाइड्रोजन के 4 एटम है, हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। तो हम बॉन्डिंग करके दिखा देंगे। यहाँ एक बॉन्डिंग मैंने यहाँ कर दिया, एक की बॉन्डिंग मैंने यहाँ कर दी, एक की बॉन्डिंग मैंने यहाँ कर दी, और एक की बॉन्डिंग मैंने यहाँ कर दी, तो ये बॉन्डिंग हो गई। कार्बन के कितने सराउंडिंग एटम हैं, तो हमने कहा सराउंडिंग एटम है 4, 1 2 3 4, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। तो उसको कैसे बनाएं, एक ट्राइंगल आप ऐसे लिख लो और एक ट्राइंगल नीचे, और यहाँ मैं अरेंजमेंट दिखा देता हूँ। ये कार्बन है, एक H ऊपर, एक H नीचे, एक H इधर और एक H इधर, ऐसे लिखा सकते हो। तो कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, तो हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ, हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ, हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ और हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ, देखो तो ये ऐसे आगे कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे आगे कैंसिल हो जाएगा, तो डायपोल मोमेंट हो गया जीरो। बहुत से लोग ऐसे सिंपल ऐसे बना लेते हैं इसको। अगर CH3 वाले केसों को अगर आप ऐसे बना लो तो और जल्दी समझ में आ जाएगा। इस तरह से बना सकते हो, CH4 आ रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन से ज़्यादा कार्बन की तरफ, तो देखो ये दोनों कैंसिल हो गए और ये दोनों भी इस तरह से कैंसिल हो गए, तो डायपोल मूवमेंट जीरो। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं इसका, CCl4, कार्बन क्लोरीन 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक एक की बॉन्डिंग कर देते हैं हम, एक बॉन्डिंग यहाँ हो गई,
एक की बॉन्डिंग यहाँ हो गई, एक बॉन्डिंग यहाँ हो गई, एक बॉन्डिंग यहाँ हो गई। सराउंडिंग एटम 4, ओके। तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3। तो आप ऐसे सिंपल लिख सकते हो, ये Cl, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर। कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है फ्लोरीन की। पीरियड में आगे जाओगे तो इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होगी, और फ्लोरीन का भैया है क्लोरीन, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिटी कार्बन से ज्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनिटी हाई हो गई। अब डायपोल मूवमेंट किधर होगा? कार्बन से क्लोरीन की तरफ, इस कार्बन से इस क्लोरीन की तरफ। देखो कैंसिल हो गया, कार्बन से क्लोरीन की तरफ, कार्बन से क्लोरीन अपोजिट है, कैंसिल हो गया, तो म्यू इज इक्वल टू 0। तो डायपोल मूवमेंट 0 आया, कैंसिल होकर नॉन पोलर स्ट्रक्चर माना जाएगा। बॉन्ड नॉन पोलर नहीं होता, पूरा कंपाउंड नॉन पोलर है क्योंकि डायपोल मूवमेंट 0 है। पर्टिकुलर बॉन्ड की बात करें, जैसे C और Cl, ये पर्टिकुलर बॉन्ड की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो डायपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू 0। तो बॉन्ड का, पर्टिकुलर बॉन्ड का डायपोल मूवमेंट 0 नहीं है, जबकि कंपाउंड का डायपोल मूवमेंट कैंसिल होने की वजह से 0 है। ओके, और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास अगला एग्जाम्पल है BF3। BF3 बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फिगरेशन करोगे 2 3। तो बोरॉन के चारों तरफ 3 फ्लोरीन है, 1 2 और 3। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और बोरॉन में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 3। एक एक की बॉन्डिंग कर देता हूं, तो ये कंप्लीट हो गया। बोरॉन के 8 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होते, ये हमने पहले बताया था। तो हमने पूछा सराउंडिंग एटम कितने हैं, आपने कहा 3, तो हाइब्रिडाइजेशन हुई sp2। sp2 में एक ट्राइंगल बनाते हैं। sp2 हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, ध्यान से समझना। तो ये ट्राइंगल पॉइंट हो गया, और ये हो गया बोरॉन सेंट्रल एटम, और एक सराउंडिंग एटम फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, और एक फ्लोरीन यहाँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन से ज्यादा होती है फ्लोरीन की, क्योंकि वो पीरियड में आगे आए, तो इलेक्ट्रोनिटी इंक्रीज हुई, बोरॉन से ज्यादा फ्लोरीन की है। तो देखो बोरॉन से फ्लोरीन की तरफ डायपोल मूवमेंट हो गया, इसका इधर हो गया और इसका इधर। अब परेशानी आई, एक डायपोल मूवमेंट ऊपर जा रहा है, 2 ऐसे, तो जो 2 इस तरह से चल रहे हैं, एक इधर और एक इधर, ये वाला ये वाला, इनके बीच का एंगल है 120 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर में ऐसे कहीं आएगा बीच में, इन दोनों का रिजल्टेंट मैंने कहीं इधर माना। ओके, ये रिजल्टेंट कितना आएगा ये चेक करना है, आर। इसको मैंने एफ बोला, इसको एफ बोला, चेक करता हूँ आर कितना आएगा। और इधर ये एफ है हमारे पास ऊपर की तरफ, इस तरह से। अगर ये और ये बराबर हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब चेक करना बराबर है या नहीं। तो इसके लिए रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अंडरवुड a² प्लस v² प्लस 2ab cos थीटा। 2 वेक्टर के बीच रिजल्टेंट निकालने के लिए मैथ का फॉर्मूला है। तो r रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडरवुड, ये f है, ये भी f है, ये a और ये b, तो f² प्लस f² प्लस 2f इंटू एफ, f² हो गया cos थीटा। थीटा 120 डिग्री है, ध्यान रखना। cos 120 की वैल्यू होती है -12, cos 120 की वैल्यू होती है -12। तो r रिजल्टेंट इक्वल टू अंडरवुड, ये हो गया आपका 2f² प्लस 2f² इंटू -12। तो ये से कट गया, तो -f² बचा। तो r इज इक्वल टू बचा अंडरवुड में f² इज इक्वल टू f। तो इसका मतलब ये रिजल्टेंट जो है f के बराबर है, जितना नीचे है उतना ही ऊपर है, तो डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू 0। तो ऑल ओवर डायपोल मूवमेंट इस BF3 का कितना माना जाएगा? 0 माना जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल। हमारे पास है एक NH3 और दूसरा एग्जाम्पल है NF3। दोनों में थोड़ी कंपेयरिंग करनी है।
और यहाँ डायपोल मूवमेंट पर लॉन पेयर का इफेक्ट भी देखना है। तो नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 2 5। तो नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन आपके 3 हैं, तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, और इसमें इलेक्ट्रॉन है 5 1 2 3 4 5। एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ रख दिया हाइड्रोजन का। बॉन्डिंग करके देखते हैं, एक बॉन्डिंग ये हो गई, एक बॉन्डिंग ये हो गई, एक बॉन्डिंग ये हो गई। तो मैंने यहाँ पूछा सराउंडिंग एटम कितने हैं, तो आपने मुझे बोला कि सराउंडिंग एटम है 1 2 3। अब मैं यहाँ पूछ रहा हूँ लॉन पेयर है क्या, अभी तक लॉन पेयर नहीं थे, अब ये एक लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर 1, तो इन दोनों का टोटल हुआ 4, 3 और 1 4। लॉन पेयर को भी एटम की तरह इन्वॉल्व करते हैं, तो 3 और 1 4, और 4 पर हाइब्रिडेशन होती है sp3। ओके, लॉन पेयर आ गया। अब इसकी शेप कैसी होगी, इसकी शेप कैसी होगी वो समझना है। ऐसे ही पहले इसको कर लो, एन फ्लोरीन है आपका, ध्यान समझना, ये एन हो गया, फ्लोरीन 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, इसके 5 होते हैं 1 2 3 4 5। तो एक बॉन्डिंग मैंने यहाँ कर दी, एक की बॉन्डिंग मैंने यहाँ कर दी, और एक बॉन्डिंग यहाँ कर दी। सराउंडिंग एटम है 3 1 2 3, लॉन पेयर है 1, टोटल माने जाएंगे 4, 4 मतलब sp3। जब एक लॉन पेयर होगा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर तो उसका इफेक्ट होता है। कैसे इफेक्ट होता है उस पर ध्यान दें। मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूं एज ए पिरामिडल शेप, एज ए टेट्राहेड्रल शेप। तो एक ट्रायंगल बनाया मैंने, इस तरह से अरेंजमेंट दिखाया, यहां रखा नाइट्रोजन, यहां रखा मैंने हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां रखा, एक हाइड्रोजन यहां रखा, और ये रखा मैंने लॉन पेयर। जब एक लॉन पेयर होता है और हाइब्रिडेशन sp3 होता है तो उसकी शेप का नाम होता है पिरामिडल। ये बहुत डिटेल में हम आगे समझेंगे। ओके, ऐसे यहां डायग्राम बनाओ इसका। ये ट्रायंगल बना दिया मैंने, एक ट्रायंगल नीचे बना दो। अब सेंट्रल एटम दिखाओ, नाइट्रोजन 3 फ्लोरीन 1 2 और ये 3, और एक लॉन पेयर होता है उसे यहां रखते हैं, ये लॉन पेयर हो गया। अब अच्छी तरह समझो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है नाइट्रोजन की, तो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ डायपोल मूवमेंट, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ डायपोल मूवमेंट, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ डायपोल मूवमेंट, तीनों का डायपोल मूवमेंट ऊपर जा रहा है। तो ये बॉन्ड है, बॉन्ड की वजह से तीनों का डायपोल मूवमेंट ऊपर गया, तो उसको मैंने नाम दिया डायपोल मूवमेंट ड्यू टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से डायपोल मूवमेंट ऊपर है। ओके, लॉन पेयर का डायपोल मूवमेंट हमेशा ऊपर दिखाते हैं, ये ध्यान रखना। डायपोल मूवमेंट का लॉन पेयर हमेशा ऊपर दिखाते हैं और ये बड़ा होता है। चाहे डायपोल मूवमेंट बॉन्ड पेयर के 3 हो 4 हो 5 से कोई मतलब नहीं, ये हमेशा बड़ा होता है। तो इसका डायपोल मूवमेंट ऊपर है और बड़ा है, ये मैंने इस तरह दिखा दिया, बड़ा है। तो ये भी ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है, दोनों ऊपर जा रहे हैं, तो डायपोल मूवमेंट ऐड हो गए। ये आपका डायपोल मूवमेंट ड्यू टू लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये बड़ा होता है। अब दोनों जुड़ जाएंगे तो डायपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू 0। ओके, दोनों ऐड हुए, यहां एडिशन हुआ, यहां दोनों का एडिशन हो गया। ओके, क्या हो गया, एडिशन हो गया। मान लो यहां एक बॉन्ड का डायपोल मूवमेंट 10 है, तो 10 और फिर 10 और फिर 10, तो ये हो गया 13, और इसका मैं मान रहा हूं मान लो 14, तो 30 प्लस 40 यहां 70 आया। ओके, अब इधर देखो, नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिटी होती है फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन की तरफ, फ्लोरीन की तरफ और फ्लोरीन की तरफ, तीनों का डायपोल मूवमेंट नीचे की तरफ आया। डायपोल मूवमेंट ड्यू टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है, और इसका हमेशा ऊपर ही रहता है, इसका हमेशा ऊपर रहेगा डायपोल मूवमेंट, और वो बड़ा रहेगा। ये आपका डायपोल मूवमेंट
ड्यू टू लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, और वो हमेशा बड़ा ही रहेगा। अब देखो ये नीचे जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है, तो माइनस होंगे, सब्ट्रैक्शन होगा। मान लो इन तीनों का 30 है और इसका हमने 40 माना, अब माइनस करोगे तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 10, मतलब नॉट इक्वल टू 0। डिफरेंस कितना आया? 10 आया। यहां भी डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, यहां भी डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, लेकिन ये एडिशन में जा रहा है और ये सब्ट्रैक्शन में है। ये 10 आ रहा है, ये 70 आ रहा है, तो किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, अमोनिया का या NF3 का? तो हम कहेंगे NH3 का ज्यादा होगा। किससे? NF3 का। यहां डायपोल मूवमेंट ड्यू टू बॉन्ड पेयर और डायपोल मूवमेंट ड्यू टू लॉन पेयर ऐड हो गए हैं, जबकि इस जगह पर डायपोल मूवमेंट ड्यू टू लॉन पेयर और डायपोल मूवमेंट ड्यू टू बॉन्ड पेयर जस्ट अपोजिट हैं, तो यहां सब्ट्रैक्शन में चले गए हैं, कैंसिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा। लेकिन इन दोनों में देखा जाए तो इसका एडिशन हो रहा है, इसका सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए NH3 का डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगा NF3 के डायपोल मूवमेंट से। डायपोल मूवमेंट एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, अगली वीडियो में फिर चेक करेंगे।